न्यूज के अंदर जिस दिन वोट पड़नी थी उससे 5 दिन पहले सर्वे दिखा रहे थे 85 पार और कांग्रेस की 3। यही बात थी ना, कोई जिम्मेदारी नहीं, मगर 75 पार 85 पार। लेकिन जब जिस दिन गिनती आई और 12 और 1 बजे आपने अपना टेलीविजन और रेडियो सेट को खोला ये सोच के कि भाई कितने बजे का क्या शपथ का समारोह होगा, क्योंकि आप भी मान के चल रहे थे भाई बीजेपी इतनी दिखा रहे हैं तो सरकार तो बनेगी तो आपकी नींद नहीं है तो सरकार बनती आपकी नींद नहीं है। ठीक बात, वही मैं बताऊंगा जो है। तो जब 12 और 1 बजे जब आपने अपना टीवी सेट खोला तो कांग्रेस पार्टी 38 सीटों पर, बीजेपी 33 सीटों पे, हम आगे चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे आपसे सवाल। और आपने भी एक बार तो मन में आई कि ओले हो गया भाई, यही हुआ था, लोग नहीं चाहते थे। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण इस बात में संजीव जी एक बार बैठ जाओ आराम से, आराम से 10-1 मिनट बात करेंगे, तुम भी आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बीच में 2 मिनट बात करेंगे। आप इधर थोड़ा देखो, ये सरकार की लोकप्रियता का पैमाना इस बात से हिसाब किताब लगाया जा सकता है कि जिस सरकार के 14 में से 12 मंत्री धराशायी हो गए, अगर ये सरकार को लोग दोबारा चाहते तो कम से कम मंत्रियों को दोबारा जिताना चाहिए था। गलत तो नहीं मैं कह रहा, 14 में से 12 मंत्री, नारनौल में कप्तान से लेकर बादली में धनखड़ साहब तक, महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा जी से लेकर और रोहतक में मनीष ग्रोवर तक, सोनीपत में कविता जैन से लेकर और इसराना हल्के में कृष्णलाल पवार तक, 14 में से 12 मंत्रियों को लोगों ने धराशायी किया। 75 पार का जा रहा था, 2 मंत्री जीते, एक मुख्यमंत्री जी करनाल में और एक अम्बाला में मिर्जा, वो भी कहीं ना कहीं ठीक कह रहे थे कि भाई हमारी डील रहेगी ना, तो लोग तो वो भी वहां से भी फैसला वही भी करना चाह रहे थे। गलत तो नहीं मैं कह रहा। तो जिस सरकार का सारा मंत्रिमंडल साफ कर दिया लोगों ने, 75 और 85 पार के नारे को लोगों ने धराशायी कर दिया, लोग नहीं चाहते थे दोबारा सरकार बनाना। लोगों ने कांग्रेस पार्टी को मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया और थोड़ी बहुत जो कसर थी लोगों ने जेजेपी पार्टी को वोट दी। जिस पार्टी ने कहा कि वे जमुना पार भेजेंगे बीजेपी को, कहा कि एक ये जो वोट पड़ रही है बीजेपी के खिलाफ पड़ रही है, और रातों रात जमुना पार कह रहे थे, उन्होंने जाकर बीजेपी की सरकार करवाई, अपने मतदाता से विश्वासघात किया। राजनीति में एक नैतिकता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ नैतिकता का स्थान होना चाहिए, तो कौन किस पे विश्वास करेगा। आज मैं आपसे कुछ बोल जाऊं और कल मैं किसी और खड़ा पाऊं, कौन फिर राजनीति में नैतिकता होती है। लगातार बोलते रहे कि जमुना पार भेजेंगे, एक वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ेगी, बीजेपी समझौता नहीं करेंगे, लेकिन 1 मिनट नहीं लगाया। जब फैसले की घड़ी आई, लोगों ने फैसला दे दिया, इस सरकार को हरियाणा की सत्ता से भाग पड़ने का फैसला दे दिया। उन लोगों ने जाके फिर इसी सरकार को दोबारा से चंडीगढ़ में बिठाने का काम किया, जिसका परिणाम आज हरियाणा का किसान और गरीब पिछले 2 साल से भुगत रहा है। इसके लिए अगर जो दोषी कोई है सही मायने में, तो बीजेपी से भी ज्यादा दोषी वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दी, क्योंकि लोगों ने नहीं दी थी। लोग खुल के कहते, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ से भी उनके विधायक है नरवाड़ा हल्के से भी, अगर वो खुल के कहते हैं कि ये विधायक वोट खट्टर सरकार दोबारा हरियाणा में बनेगी बीजेपी के बनेगी, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं नरवाड़ा के अपने काका ताऊ से भाइयों से पूछता हूँ, ये बात पहले कहते तो यहाँ से उनको वोट मिलती कि नहीं मिलती। मैं आपसे सवाल ये तो बड़ा विश्वास और वो सही बात थी। एक गांव में एक सांगी आ गया, जो सांगी नहीं आते अपना गाय किस्म में, तो भाई एक गांव में एक सांगी आ गया और वो जब उसने गाना शुरू किया, आपका बताना शुरू किया स्टेज पे चढ़ के, घना बेसुरा था, छिकमा बेसुरा था, उसका मतलब बेसुरा कोई हो नहीं सकता था।
तो जब ज्यादा बेसुरा लोगों ने पाया तो एक बूढ़े के छुआ गया गांव में। बूढ़ा लक्ष्य लेके स्टेज के छोर तक घूमे। स्टेज के जब चारों तरफ बूढ़ा घूमने लगा तो उसके सारे के पसीने आ गए। उसने भाई ये तो अच्छी कोई गाँव में आया हूँ, बेसुरा चलो घूमो तो मेरी पिटाई होगी निश्चित है। तो मैं कि गाँव की चारों तरफ घूम रहे हो, बोला मेरे को थोड़ा बख्शना, बना बेटा तेरे को नहीं ढूंढता मैं, तेरे चिंता करने की जरूरत है, मैं तो उसने ढूंढूं तो तेरे लेके आया है। इनको लेके कौन आए? वो आप और हमारे बीच में जो उनको धोखा देंगे वो इनको लेके आए। आज तो विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हाँ जी खट्टर साहब को विधानसभा में यूज करना हाँ ये सुनाया था। उस वे तो हुड्डा साहब ने विधानसभा में ये बात सुनाई। खट्टर साहब एक तरफ खट्टर साहब बैठे थे, एक तरफ दुष्यंत चौटाला बैठे थे, दोनों एक चुटकुला सुन के एक दूसरे की तरफ लगा के हंस हरियाणा का नाच। ऐसी सरकार पहली बार तो लोगों ने 5 साल में तो इनको नकार दिया, लेकिन उसके बाद जो खट्टर सरकार पार्ट 2 जो आई है 2 साल से जेजेपी के साथ मिलकर, मैं समझता हूँ ये तो पिछली सरकार के मुकाबले में भी ऐसी नकारा सरकार हरियाणा के सामने। आज हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आज हरियाणा बेरोजगारी के देश में नंबर 1 पे, पेपर लीक के रिकॉर्ड बन गए। पेपरों में ऐसे सवाल जो पेपर सेट करता है उसको नहीं, उसका जवाब नहीं पता, लेकिन जिसको पेपर पास करवाना है शायद उनके हिसाब किताब से। बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1, अराजकता में हरियाणा देश में नंबर 1, अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1, किसान विरोध में हरियाणा देश में नंबर 1। किसान आंदोलन चला पूरे देश में, कई प्रदेशों में आंदोलन चल रहा है। मैं सवाल पूछता हूं क्या कारण है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अगर किसान पर अगर लाठी कहीं चली तो हरियाणा में चली। किसान पे आंसू गैस के गोले कहीं अगर बरसाए जा रहे हैं तो हरियाणा में बरसाए जा रहे हैं। किसान पर पानी की बौछारों से किसान को अगर निशाने में बार बार लिया जा रहा है तो हरियाणा में लिया जा रहा है। किसान के खिलाफ, किसान आंदोलन के खिलाफ अपमानित शब्दों से अगर किसान आंदोलन का, देश के किसान का तिरस्कार करने के रिकॉर्ड कहीं कायम किए जा रहे हैं तो हरियाणा में कायम किए जा रहे हैं। 700 किसानों की कुर्बानी, 700 किसानों की जान इन शवों पे चली गई, इन धरनों पे चली गई। 700 किसानों के शव इन धरनों से अपने अपने गांव में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में 700 किसानों के शव इन धरनों से वापस आ चुके हैं। आज भी हम इसके बाद जाएंगे शाहपुर गांव के अंदर जो चाना हल्के में पड़ता है, कंडेला गांव के साथ है। एक किसान का शव 3 दिन पहले टिकरी बॉर्डर से वापस आया है। इनके भी घर में कोई था, छोटे छोटे बच्चे थे, कहीं बूढ़ी माँ थी, कहीं उनकी विधवा थी। मगर दुख इस बात का, मेरे को इस बात का केवल दुख नहीं है कि किसानों की मांगों को मानने से इन्होंने इनकार किया। मैं एक बात आपके बीच में, आपके बेटे होने के नाते, आपके बच्चे होने के नाते कहना चाहता हूँ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे वहां पे बैठने का अवसर मिला है। ऐसे समय में आज हरियाणा के 15 सांसद वहां बैठे हैं, 15 में से 14 भाजपा के। एक विपक्ष के सांसद के रूप में मैंने करीब से सरकार का रवैया देखा इस आंदोलन के प्रति, देश के किसान के प्रति। दुख इस बात का नहीं है कि कोई मंत्री वहां पे खड़ा नहीं हुआ, कोई सांसद खड़ा नहीं हुआ ये कहने कि हम किसानों की मांगों को मानते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि किसी ने खड़े हो गए ये नहीं कहा कि किसान की बात ठीक है और किसानों की हम पैरवी करते हैं। एक कोई सांसद, कोई मंत्री भाजपा का कोई खड़ा नहीं हुआ किसान के पक्ष में, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि कोई एक सांसद, कोई एक मंत्री, किसी ने खड़े होकर ये भी नहीं कहा कि चलो हम मांगों को तो नहीं मानते, लेकिन 700 किसानों की जानें चली गई हैं, हमें दुख है, अफसोस है। अरे कोई धरना लगे, किसी भी वर्ग का धरना लगे, किसी भी मांग को लेकर धरना लगे और उस धरने पे किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो प्रशासन में हड़कंप आ जाया करते। और यहाँ पर देश की और हमारे प्रदेश की परिस्थिति ऐसी बनी, अभी लखीमपुर में हमने जाके देखा
किसान वापस आ रहे थे अपने धरने से, शांतिपूर्ण तरीके से धरना अपना देकर पैदल चल के वापस आ रहे थे। पीठ के पीछे से एक जो मुख्य आरोपी है वहां पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके सपुत्र मुख्य आरोपी पीठ के पीछे से घमंड की गाड़ी में कीड़े मकोड़ों की तरह उनको रोकने का काम। और उसके बाद जब न्याय की बात की गई, इनको न्याय मिले, हम लोग गए वहां पे, तो वहां पे भाजपा की सरकार ने हमें उठाकर 4 दिन तक पुलिस हिरासत में, केवल इसलिए कसूर था कि हम आंसू पोंछने जा रहे थे, केवल ये कसूर था कि हम शोक में साथ खड़े होने जा रहे थे, केवल ये कसूर था कि जब कुचलने वालों के तरफ पूरी पुलिस थी, भारत की सरकार थी, भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सपुत्र मुख्य आरोपी थे, तो केवल ये कसूर था कि हमने भी फैसला किया था कि जो कुचले गए उनके साथ भी कम से कम संसद में जाके कोई एक आदमी खड़ा हो, ताकि देश में एक संदेश जाएगी, न्याय की घड़ी जाएगी। इस कसूर के लिए 4-5 दिन, खैर वो तो अच्छी बात है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ बीजेपी की सरकार का, क्योंकि इससे पहले कभी पुलिस की हिरासत के दर्शन नहीं हुए थे, कभी जेल के दर्शन नहीं हुए थे। ये जो वहां पर 4-5 दिन जो है जेल में यूपी में रहने का अवसर मिला, मैं तो ये मानता हूँ कि तीर्थ की यात्रा मेरे को कराती भाई के साथ। आज जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, देश में 2014 से हम पहले का समय याद करें, देश में हरियाणा प्रदेश की गिनती सबसे तेज रफ्तार से विकास की तरफ बढ़ते हुए प्रदेशों में हरियाणा प्रदेश की गिनती होती। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, निवेश दर में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 थे। 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर, डीएसपी के पदों पे लिया गया था। किसान के सम्मान में और किसान की नीतियों में नंबर 1 थे। गन्ने का सबसे ज्यादा भाव किसान के लिए हरियाणा में था। बिजली के बिलों की माफी का फैसला हरियाणा में था। किसान के कोऑपरेटिव के कर्जे का माफी का फैसला हरियाणा के अंदर हुआ था। जो काले कानून, किसान की गिरफ्तारी, किसान की कोऑपरेटिव के बैंक के डिफॉल्ट पे गिरफ्तारी और जमीन की नीलामी का जो काला कानून था, उसको हरियाणा के अंदर खत्म करने का काम किया गया था। तो किसान के सम्मान में थे, तो गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं में देश में सबसे आगे हरियाणा था। 100 गज के प्लॉट का फैसला हरियाणा में हुआ था। 3,94,000 प्लॉट। प्रियदर्शनी आवास योजना के माध्यम से 3 लाख गरीब परिवारों को 1 लाख की किस्त के हिसाब से उनके मकान बनाने की सहायता। चाहे पेंशन देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में हो, हर वर्ग की पेंशन 2014 से पहले का समय आपका रहता है। पानी की टंकी टूटी का निर्णय हो, चाहे स्कूल के वजीफा जो एससी वर्ग के भाई बैकवर्ड से छठी गरीब परिवार, कुल मिला के विकास है हरियाणा के आगे भी नहीं। गाँव में काम हो रहा था नहीं। हरियाणा से जींद की बात करें, जींद में आपको याद होगा ये 4 लेन की सड़क, ये जो 4 लेन की सड़क पंजाब बॉर्डर से लेकर और रोहतक तक 2012 के अंदर सीपी जोशी जी आया था। उस टाइम मुझे इस सड़क का फाउंडेशन, चाहे वो सड़क की 4 लेन की बात हो, चाहे वो नरवाड़ा की पॉलिटेक्निक की बात हो, चाहे वो खरड़ के अंदर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर की और उसको आने वाले समय में यूनिवर्सिटी के प्रारूप देने की बात हो, चाहे जींद के अंदर स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात हो, जो प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, चाहे जींद के अंदर 200 बेड के अस्पताल की बात हो, चाहे सफीदों के कॉलेज की बात हो, चाहे जुराना के कॉलेज की बात हो, चाहे जींद के अंदर कॉलेज की बात हो, मेडिकल कॉलेज की अलग से जो कॉलेज है उसकी बात हो, और चाहे जींद के अंदर यूनिवर्सिटी की बात हो। बहुत सी सरकारें बनी जिसमें जींद का साझा रहा। अब 2012 में जब ये यूनिवर्सिटी बनी, और जिन्होंने कहा कि जींद में यूनिवर्सिटी बनेगी, जींद से हमारे उस समय 2012 में हमारे विधायक नहीं आए थे, लेकिन आप विधायक नहीं थे जींद जिले से विधायक नहीं थे। लेकिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में कलम आई और फैसला था कि चौधरी रणजीत सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी बनानी है, सरकार की हर जिले में विधायक थे। एक जिला था जींद जिसमें विधायक नहीं थे, लेकिन उस कलम ने फैसला किया, क्योंकि अपना होता है, उस कलम ने फैसला किया कि यूनिवर्सिटी बनेगी तो जींद में बनेगी। पहले भी सरकारें बनी, आपने देखा, हमें कोई इतराज नहीं, चौधरी लाल यूनिवर्सिटी सिरसा में बनी, हमें कोई इतराज नहीं, मगर वहां भी बननी चाहिए, यहाँ भी बननी चाहिए।
साझा यहाँ के लोगों का भी था उन राज्य में। तो आपने देखा आज वो प्रदेश जो विकास दर में सबसे आगे था, आज खट्टर सरकार में बेरोजगारी में महंगाई ऐसी होगी कि आज मैं समझता हूँ हर गरीब आदमी का घर का बजट बिगड़ गया, ऐसी परिस्थिति होगी। पेट्रोल डीजल 5 रुपए भी सस्ते कर रहे हैं। जब ये बाई इलेक्शन में आ गए, उपचुनाव में सारे देश में आ गए, हिमाचल प्रदेश सारे प्रदेशों में आ गए, तो 50 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल रसोई गैस। आपको याद होगा बड़ी बड़ी बातें करते थे। इतनी महंगाई कि टमाटर लेने जाओ, जो टमाटर मार्च में किसान को 1 रुपए 2 रुपए में किसान का लिया जा रहा था, दाल खोल के सड़क पे किसान फेंकने में मजबूर था। आज वो टमाटर आप लेने जाओ किसी रेडी वाले के, तो वो पहले बोलते कि टमाटर क्यों नहीं कहीं कोई जाके वहां किसने कह दिया रेडी वाले के 5 रुपए का दे देना, उन्हें चक्कू उठा लिया। उन्हें बोला चक्कू क्यों उठा लिया? वो बोला ताई ने यार चक्कू क्यों उठा लिया भाई? बोला क्या करूंगा? बोले टमाटर काट के दूंगा, आधा टमाटर आएगा। आज 100 रुपए पौधे हो रहे हैं टमाटर प्याज, ये स्थिति। और फिर ये अच्छे दिनों की बात करते हैं, हरियाणा में क्या माहौल बना रखा है, हर रोज किस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं तो उन बयानों के बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे बयानों के बारे में प्यार भरी बात करनी चाहिए। जो आज सत्ता में बैठे हुए जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात करनी चाहिए, तो विकास की बात करनी चाहिए। हमें तो निशाने में आप ले लो, 7 साल से निशाने पे उठा साहब को आपने लिया है, आप मेरे को निशाने पे रखते हो, आप हमें 1000 बार निशाने पे, हमें परवाह नहीं, लेकिन आप कम से कम जिम्मेदार पदों पे बैठे हो, आपको जिम्मेदारी की भाषा बोलनी चाहिए, लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, प्यार की प्रेम की भाषा आपको बोलनी चाहिए। ये तभी हरियाणा में समझता हूँ। तो मैं आज बाकी तो बातें बहुत है, लेकिन आज का जो हमारा मकसद था, बाकी उस दिन करें, क्योंकि सारी बात आज कहती तो उस दिन के लिए भी कुछ ना कुछ तो बतानी पड़ेगी। ठीक बात है ना, सारी बात नहीं बोल सकते, ठीक है ना, सहमत हो? तो भाई अब न्यू बताओ भाई। देखो इस बार मेरी वैसे तो छोकर साहब की ड्यूटी लगी है और सुभाष गांगुली जी की ड्यूटी लगी है, जयप्रकाश जी के मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं सारे। बुढ़ा साहब की मैं यहाँ पे हम लोग की सबकी ड्यूटी है, मगर मेरी भी ड्यूटी लगी है। तो अभी जयप्रकाश जी ने बात की कि भाई मेरी भी ड्यूटी यहाँ लगी है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको मेरे पे विश्वास है कि नहीं है? मैं आज आपसे तो ये तो भाई कोई भी बात आपके लिए भाई लड़ाई करने के तैयार है, मगर इस बार जीत में देखो, जैसे मैंने कहा, आप इस बात का अंदाजा लगाओ, जब कोई विधायक भी नहीं थे, बुड्ढा साहब को एक यूनिवर्सिटी बनानी थी चौधरी यूनिवर्सिटी के नाम से, तब उन्होंने जीत में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अपनापन तो होता ही है। तो जब यहाँ से ताकत मिलेगी तो फिर कौन रोक सकता है? और यही फैसला आपको करना है, यही कसर रहेगी। जो 2-4 अपनी जो 2-4 सीटें जो यहाँ से जेजेपी की आ गई, अगर ये बात समझ जाते तो सरकार बनती थी मैं आज आपसे सवाल पूछूं। तो अगली बार अपने में प्राय में फर्क करोगे कि नहीं करोगे? मैं फर्क जो है आज भाई, अगली बार जीत से सारी की सारी सीट जीत में हम मिशन लेके चलेंगे, एक लक्ष्य लेके चलेंगे कि भाई जीत की पांचों सीट। अगली बार जो राज बनेगा चंडीगढ़ में, अगर राज बदला जाएगा तो उसकी नींव अगर कहीं रखी जाएगी तो वो जींद जिले में रखी जाएगी। ये लक्ष्य लेके चलेंगे, फैसला यहाँ से करना है, क्योंकि यहाँ पे वो चूक होगी। बहुत आएंगे जो वोट इस सरकार को सत्ता से बाहर करने के नाम से लेंगे और दोबारा से इस सरकार को बनवाने के लिए ताक में होंगे। ये पार्टी थी इनेलो पार्टी, उसके भी 2 भाग हो गए और दोनों में भी इसी बात की लड़ाई है। उनमें इसी बात की लड़ाई है कि एक तो शपथ ले गया, दूसरे को इस बात की लड़ाई है। सर मैं तो चूंकि रणदीप करा उसके समय तो देखो भाई, ये आगे लोकदल की मैं बात कहूंगा, क्योंकि लोकदल की मैं अभी ये जयप्रकाश जी ने बात की कि
जब जो देवीलाल मुख्यमंत्री बने तो उसमें उस समय नरवाना का जी का बड़ा योगदान था। उनकी बात सही है, लेकिन उनकी बात सही है, मगर उसमें एक बात और है। सबसे ज्यादा उस समय अगर योगदान किसी इलाके का था उस समय बदलता है, सबसे ज्यादा कोई जो है सबसे ज्यादा योगदान था तो नरवाना जी से भी ज्यादा उस समय रोहतक का योगदान था। वो प्रधानमंत्री बने तो कौन सी सीट से बने थे? रोहतक से बने थे। 3 इलेक्शन लड़े लगातार, कहां से लड़े? रोहतक से। तो भाई रोहतक, वहां रोहतक के लोगों ने पलट के देख लिया। कोई चीज वही साथ रखी जाती है ना जो ठीक लगे। कोई अगर चीज ठीक नहीं है तो साथ नहीं रखी जाती। रोहतक के लोगों ने, क्या कारण है मैं पूछना चाहता हूँ, इस पार्टी से जहां से देवीलाल जी प्रधानमंत्री बने वहां चुनाव लड़ते हैं दोनों, जेजेपी और नेलो। 29-35 सीटों में कई विधायक आए हुए हैं, गीता भुगल जी आए हुए हैं, वही सिंह है, धर्मसिंह छोकर आए हुए हैं, वो भी समाज का हल्के से। ये 30-35 सीटें, उन 30-35 सीटों में दोनों मिलकर किसी सीट पे 100 वोट दोनों पार्टियों के मिलकर नहीं है, कोई ना कोई तो कारण होगा। और उन्होंने परख के देखा होगा तो आज 2 बार विपक्ष में भी है, लेकिन तब भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सारा जोर लगा दिया बीजेपी ने, सब कुछ कोशिश कर ली, मगर सारी की सारी सीट एक पोस्ट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वहां उस इलाके में देने का काम किया। तो कुछ ना कुछ तो होगी बात। अब एक बार हमारे कहने से आप लोग मेहनत करके इस बात को गांव में लेके जाके अपना नरवाना है और जींद, इसको अपने लिए हमारा इलाका है, इसमें ये बात कि एक बार मौका हुड्डा साहब को आप लोग हरियाणा के अंदर दोबारा से, और मैं मानता हूँ कि आपको ये एक मौका दोगे तो पछताने का मौका हुड्डा साहब की तरफ से आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम सिस्टम क्या बनाएंगे? रैली का सिस्टम। रैली में सिस्टम ये बनाएंगे कि भाई एक कमेटी बना लेंगे, कमेटी के कुछ नाम जो लोगों ने लिखवाए हैं मैं आपको देता हूँ, ये नाम फाइनल नहीं। जो भी इस कमेटी में बनना चाहे, क्योंकि 18 तारीख तक जितने भी दिन है, आज 9 होगी, एक हफ्ते का टाइम है, तो ये कमेटी एक गांव में जाए, हर गांव से अपने नरवाना हल्के से हर गांव से कम कुछ गाड़ी हर गांव से जरूर निकले, क्रूजर कम से कम एक क्रूजर तो छोटे से छोटे गांव से भी निकलनी चाहिए। तो कमेटी जाए और गांव वाली लिस्ट तैयार करेंगे कौन कौन अपने साथ आ रहे हैं। ठीक है सर साहब, ठीक बात है। तो अपना खरल गांव के सरपंच है जो अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो भाई गांव हर जगह जाकर गांव वाइज लिस्ट तैयार करेंगे कौन कौन साथ दे रहा है, कौन कौन आदमी आएगा, किसकी गाड़ी जो है क्रूजर में क्या। और जो ये कमेटी है, ये कमेटी को मैं ये कहना चाहूँगा, जो कमेटी बनेगी कि भाई जो है इसका बोझ जो है 18 तारीख का जो आने का बोझ कार्यकर्ताओं पे जो है लोगों को नहीं जाना, ये कमेटी में होने की एक क्राइटेरिया है कि भाई जितनी भी गाड़ी जाएगी कमेटी आपस